हेलो डियर फ्रेंड्स, एनपीसीआईएल मद्रास में हुए एग्ज़ाम जो कि प्लांट ऑपरेटर का था दोस्तों, उसका हम लोग पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये जानकारी दे दूं कि ये आप लोग का जो एग्ज़ाम हुआ है 7 जुलाई 2024 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग प्लांट ऑपरेटर का पेपर एनालिसिस करेंगे और इसमें सॉल्व करने वाले हैं सारे क्वेश्चन को, जो कि एडवांस टेस्ट का रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं ये जानकारी दे दूँ कि जब भी आप लोग एनपीसीआईएल में किसी भी एनपीसीआईएल हो, जैसे रावत भाटा का आया हुआ है, नरोरा का आया हुआ है, तो आप लोग जैसे प्लांट ऑपरेटर का फॉर्म अप्लाई किए होंगे कि नहीं, तो इसमें 2 प्रकार के पेपर लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोनों पेपर एक ही दिन सेम डेज ही कराए जाते हैं। एक होता है नॉन टेक का पेपर होता है, यानी कि स्टेज नंबर फर्स्ट कहलाता है, बस वो क्वालिफाइंग नेचर रहता है। उसके बाद से पेपर नंबर 2 होता है जो कि एडवांस टेस्ट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे स्टेज नंबर 2 कहते हैं और इसी पेपर के अकॉर्डिंग आप लोगों का मेरिट बनता है प्लांट ऑपरेटर का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग हर एक चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं और वो क्या चीज़ रहने वाली है। तो इसमें देखेंगे कि जैसे फिजिक्स, उसके बाद से मैथ, उसके बाद से केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पीसीएम वाले कैंडिडेट ही इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं प्लांट ऑपरेटर के लिए, 12th पास कैंडिडेट। तो इसमें देखने वाले हैं कि किसका कितना वेटेज रहने वाला है और ये सारे क्वेश्चन कहाँ से अधिकतर पूछे जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 9वीं 10वीं के मैथ साइंस हो गए, उसके बाद से 11वीं 12वीं के मैथ साइंस हो गए, तो सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से मेंशन करने वाले हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, अब चलिए हम लोग पेपर को देख लेते हैं। यहाँ पर मैं जानकारी ये दे दूँ कि क्वेश्चन कुल मिला करके आप लोग का 50 रहता है, जो कि एडवांस टेस्ट के रहता है स्टेज नंबर 2 का, और स्टेज नंबर फर्स्ट का भी 50 क्वेश्चन रहता है। और इसमें आप लोग का कुल 150 मार्क्स रहते हैं और निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रहता है, जो कि 1/3 रहता है। अब सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है एक मैट्रिक दिया हुआ है, जो कि 1 2 4 5 दिया हुआ है। यहाँ पर इसको ऑर्डर नंबर में लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इसमें मैट्रिक को जब भी लिखा जाता है कि तो मैट्रिक के अंदर ए लिख करके एम एन लिखा जाता है, जो कि एम आप लोग का क्या होता है कि रो होता है। ठीक है, एम आप लोग का क्या होता है तो रो होता है। उसके बाद से एन आप लोग का क्या होता है कि कॉलम होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग देखने को ये मिल रहा है कि इसमें रो कितना है तो एक ही है। ऐसे अगर लाइन चलती है कि नहीं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। उसके बाद से अगर ये ऐसे ऐसे खड़ा रहता है पिलर के जैसे, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 1 2 3 4 यहाँ पर क्या मिल रहा है, कॉलम मिल रहा है। तो इसको लिख सकते हैं मैट्रिक। ठीक है, मैट्रिक ए के अंदर लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। ये हो गया आपका ऑर्डर नंबर। और दोस्तों यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन बता दूं कि मैथ का क्वेश्चन है, जो कि 11वीं कक्षा के एनसीईआरटी बुक का यहाँ पर क्रमचय संचय का जो क्वेश्चन होता है उस वहाँ से ये क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नहीं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग को ये देखने को मिल रहा है कि ये आप लोग का त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि साइन इनवर्स अंडर में 3/2 है। इसका आप लोग का मुख्य मान निकालना होता है, जैसे थीटा का वैल्यू निकालना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं कि इसको सॉल्व करते वक्त हम लोग क्या करते हैं कि थीटा को हम लोग एक्स के रूप में मान लेते हैं, चाहे थीटा ही मान लेते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाता है। यहाँ पर रहता है साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स, उसके बाद से अंडर रूट में क्या है 3/2 इक्वल टू लिख देते हैं थीटा। इनवर्स आप लोग पता ही है, जब भी इनवर्स रहता है कि नहीं तो ये बटा में आ जाता है, बटा में आने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा क्या चीज़ कि अंडर रूट में 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि ये साइन में किसका मान होता है, अंडर रूट में 3/2 साइन में किसका मान होता है, तो इसको हम लोगों को मालूम ही है कि ये होता है किसका मान, तो साइन 60 डिग्री का मान ये होता है। 60 डिग्री बराबर ये हो जाएगा साइन थीटा। उसके बाद से यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर मुख्य मान के रूप में 60 डिग्री लाना होता है कि नहीं, तो 60 डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे पाई बाई क्या लिख सकते हैं 3, पाई का मान 180 हो जाएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2π/6 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अदर करके क्या हो सकता है कि आंसर बन सकता है, जो ऑप्शन में रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग लगा लेंगे। उसके बाद से नीचे की तरफ आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग को देखने को मिला है x² + y स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि ये 12वीं, ठीक है दोस्तों, 12वीं के एनसीईआरटी बुक में वृत्त चैप्टर में ये देखने को मिलेगा। अभी तक 12वीं के ही सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इसको वृत्त का सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे x² + y² इक्वल टू r से तुलना कर देंगे r स्क्वायर का। तो r इसमें वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 1 दिया हुआ है कि नहीं, तो अब इसका क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल, तो r इक्वल टू 1 मान हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या पता चल गई तो क्षेत्रफल आराम से निकाल लेंगे।
तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेंगे पाई गुणे 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई। यहाँ से आराम से क्या कर लेंगे कि सॉल्व कर लेंगे। तो पाई या सेंटीमीटर के स्क्वायर या मीटर के स्क्वायर यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। अब नीचे की तरफ आ रहे हैं कि यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 12वीं क्लास के, ठीक है, यहाँ पर वृत्त चैप्टर से बना हुआ है। ठीक है, मैथ के वृत्त चैप्टर से बना हुआ है, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो मैं बता दूं दोस्तों कि वृत्त का समीकरण का एक सूत्र होता है, उसको हम लोग लिखेंगे, फिर समझ लेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्गमूल विधि से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद से जो भी आप लोग का आर का मान आएगा वही क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो चलिए वृत्त का समीकरण का सूत्र क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर और उसके बाद से प्लस ये हो जाता है वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं ये जानकारी दे दूं कि ये जो भी आप लोग का मान यहाँ पर देख करके मिल रहा है, ये समीकरण, इस समीकरण को एक्स वाला पद एक जगह लिखेंगे, वाई वाला पद एक जगह लिखेंगे। लिखने के बाद से क्या करेंगे कि वर्गमूल विधि से इसको सॉल्व करेंगे। इसको बनाएंगे हम लोग क्या चीज़ कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बनाएंगे। ठीक है, वाई वाले पद को एक्स वाले पद को, जब ये ऐसे बन के आ जाता है उसके बाद से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद से इसको क्या करेंगे हम लोग कि एक्स वाले पद को लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, 2x। उसके बाद से यहाँ पर प्लस वाई का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए, -4y लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है। अब -4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये वाला पद, ठीक है, उसके बाद से ये वाला पद, इस दोनों पद को क्या करेंगे कि यहाँ पर देखने को मिला है 2ab और सूत्र में ये भी, इसका भी 2ab के रूप में काम करेंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर वर्गमूल बनाना होगा तब a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 2ab के रूप में इसको देख लेंगे। तो हमको ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि जब अगर मैं क्या करूँ कि ये वाला पद 2 तो पहले से दिया है, 1 कर दूंगा, एक फिर x कर दूंगा कि नहीं, तो ये सूत्र बन के निकल गया, आ गया, ये a हो गया, ये b हो गया। तो यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कर दूं और प्लस 1 का स्क्वायर कर दूं कि नहीं, तो ये एक सूत्र बन के आ जाएगा मेरा किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। अब यहाँ पर y वाले पद में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 2 × 2 देखने को मिला है, फिर y देखने को मिल रही है, तो सूत्र का y होता ही है, यहाँ पर a हो गया, ये b हो गया, यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, वाई माइनस 4x, इसको लिख लूँगा क्या चीज़, 2 का स्क्वायर, अब प्लस क्या चीज़, 2 का स्क्वायर। तो ये सूत्र बन के आ गया, ये वाला पद ऐसे लिख लेंगे इसको, और ये इसको खाली छोड़ देंगे। तो ये सूत्र किसका बन के आ जाएगा, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर का सूत्र बन के आ जाएगा। अब प्लस उसके बाद से y माइनस 2 का होल स्क्वायर का सूत्र बन के आ जाएगा। उसके बाद से अब देखिए -1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, उसके बाद से -4 पहले से था तो यहाँ पर 0 कर देंगे। ठीक, और उसके बाद से 1 का स्क्वायर कर देंगे कि नहीं, तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सारा निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -9। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या करेंगे कि ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस ये हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब बराबर ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो 9 ये क्या हो जाता है कि वृत्त का समीकरण का सूत्र तुलना कर देंगे तो r का स्क्वायर का ये मान आ जाता है 9। तो यहाँ पर r का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 किसका वर्गमूल होता है, तो ये 3 का वर्गमूल होता है। आराम से इसको सॉल्व कर लिए, तो यहाँ पर त्रिज्या निकल के आ जा रही है हमारी कि r इक्वल टू 3। ठीक है दोस्तों, देखिए लिखने में बड़ा बड़ा लिख रहा है क्योंकि मैं हाथ से ही सारी चीज़ें कर रहा हूँ। यहाँ पर स्क्रीन ड्रॉप पेन जो है कि नहीं वो ख़राब हो गया, काम नहीं कर रहा है। ठीक, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ रहा है 12वीं चैप्टर एनसीईआरटी बुक की 12वीं कक्षा के यहाँ पर समाकलन चैप्टर से आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये समाकलन चैप्टर से आ रहा है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जो कैंडिडेट इंटर में अगर समाकलन पढ़ा हुआ कि नहीं तो देखते ही तुरंत टिक मार देगा, क्योंकि ये हल करने वाला सवाल नहीं है, बस ये क्या है कि नॉर्मल एक सूत्र ही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक सूत्र होता है समाकलन a पर x dx, इसका मान क्या होता है, तो इसका ऐसे ही हम लोग बना लेंगे। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, समाकलन a पर x dx, इसका सूत्र होता है क्या चीज़, तो a पर x अब बटा में log a। ठीक है, log a। अब इसका मान पुट कर देंगे, a क्या है, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, बटा में ये हो जाएगा log a का मान कितना दिया हुआ है, 2 दे दिया, तो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, इतना इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं।
यहाँ पर देख रहे हैं कि ये y पर डबल डैश प्लस 2y 1 डैश प्लस 4 दिया है, इसमें कोटि पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जब भी कोटि की बारी आएगी कि नहीं, तो आप लोग जो भी अवकलन कैंडिडेट पढ़ा होगा तो आराम से ही इसको बता देगा कि जब भी y के घात जितनी अधिकतम पावर कैपेसिटी होती है y के घात के स्क्वायर के चाहे q के, तो वही उसकी कोटि हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं देख रहा हूँ कि डी स्क्वायर वाई यानी कि स्क्वायर डबल है तो वाई हो जाएगा और उसके बाद से डी एक्स का स्क्वायर, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ। यहाँ पर तृतीय कोटि के अवकलन समीकरण में कितने रैखिक स्वतंत्र चर होते हैं, तो n कोटि का स्वतंत्र चर होता है। ठीक, उसके बाद से अब नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि माड ए के 3×3 mn के रूप में है, तो वर्ग मैट्रिक है, मैट्रिक है कि नहीं, तो इसको सोल्यूशन करने के लिए किस तरह से आएगा कि नहीं, तो माड के ए के रूप में आप लोगों को डिनोट करना है। तो ये भी क्या है कि हल करने वाला सवाल नहीं है। अगर जो भी कैंडिडेट ठीक मैट्रिक पढ़ा होगा, क्रमचय संचय वाला सारे सवाल पढ़े होंगे, वो बिल्कुल ही देखते ही मार देगा इसको, क्योंकि ये फार्मूला बेसी होता है। इसका फार्मूला होता है माड में के ए एम एन इक्वल टू होता है के पर एन, जो भी इसका एम एन मान अधिकतम होता है यानी कि 3344 जो भी होगा वो उसके कैपेसिटी पर पावर पर आ जाता है। बस यही सॉल्व हो जाएगा, इतना ही आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन ये है कि क्रमचय और संचय से प्रश्न बने हैं। ठीक है दोस्तों, क्रमचय संचय से प्रश्न बने हैं, तो इस चीज़ को भी आप लोग क्या करिएगा कि अच्छे से कर लीजिएगा। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे की तरफ चलने के बाद देख लेते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स वाई इक्वल टू 18, तो अति परवलय का फोकल ज्ञात करो। तो यहाँ पर ज्ञात करना है कि नहीं, तो एक्स वाई इक्वल टू 18 दिया है, तो फोकल का आप लोग सूत्र जानते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू 18 हो जाएगा। और सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो ए स्क्वायर अपन 2 के बराबर होता है। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 गुणे 2 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ए का स्क्वायर है, इधर जाएगा तो अंडर रूट के अंदर आ जाता है। अंडर रूट का मान जो होगा यहाँ पर 36 में, उसको निकाल करके अच्छे से कर लेंगे। ये ए बराबर हो जाएगा 6, प्लस माइनस के रूप में आएगा, तो फोकस तल इसका हो जाएगा 6 और 6 हो जाएगा। ऐसे हम लोग इसको आसानी से कर लेंगे। उसके बाद से आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, तो 1 kg पर इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि अगर कोई 1 kg का कोई 1 kg का सामान है तो उस पर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इस तरह से ये सवाल पूछ रहा है। तो हम लोग आसानी से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है कि इसका सूत्र होता है, सबसे पहले इसका मान लिख लेंगे। एम बराबर सारा चीज़ लिखा हुआ है तो इसको टिक मार्क कर देते हैं। एम बराबर 1 हो जाएगा, एम ई का मान हो जाएगा 9.4 × 10 के पावर -31 होता है। ठीक है, उसके बाद से एन का वैल्यू निकालेंगे, तो इसका सूत्र होता है एम बराबर एन इंटू क्या चीज़ होता है एम ई। तो एन बराबर क्या हो जाएगा एम अपान क्या चीज़ हो जाएगा एम ई। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। अब उसके बाद से ये पूछ रहा है कि क्यू बताइए, आवेश बताइए। तो आवेश का सूत्र आपको बता दूं कि आवेश का सूत्र बराबर क्यू बराबर क्या होता है एन इंटू ई होता है। एन का अभी वैल्यू हम लोग पता किए हैं, क्या होगा तो एम अब बट्टा में क्या चीज़ हो जाएगा एम ई और गुणे क्या चीज़ हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब सारा मान पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या चीज़ कि आवेश। ठीक है, आवेश बराबर ये हो जाएगा ए 1 इंटू, ठीक है, उसके बाद से ई का मान 1.6। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। उसके बाद से बटा में 9.4 इंटू 10 के पावर -31 हो जाएगा। उसके बाद से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1.7 के समथिंग आएगा। उसके बाद से 10 के पावर 10 या 11 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आप आराम से टिक मार्क कर दीजिएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर फिजिक्स का क्वेश्चन देखने को मिला है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन आप लोगों का 10वीं के एनसीईआरटी बुक जो होती है कि नहीं साइंस की, तो उसमें जो वैद्युत चैप्टर दिया है उसमें आसानी से ये देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद से आप नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ से त्रिकोणमितीय क्वेश्चन पूछा है, ये 10वीं 9वीं दोनों में देखने को मिलेगा। काश ए बराबर 2/3 tan ए का मान पूछ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि काश ए बराबर 2/3 है, तो यहाँ पर साइन का सूत्र लगा देंगे। साइन ए बराबर क्या होता है सूत्र अंडर रूट में 1 माइनस क्या होता है काश का स्क्वायर ए। ठीक, तो इसको हम लोग कर लिए। तो इसके बाद से इसको करने के बाद से हम लोग सारा मान पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 - 2 का स्क्वायर और बट्टा में 3 का स्क्वायर। इसको कर लेंगे कि नहीं, तो तितली के 9 - 2 दूनी के 4 और बट्टा में क्या हो जाएगा तितली के 9। इसको घटा देंगे कि नहीं, तो ये आ जाएगा क्या चीज़, ये आ जाएगा 5 अंडर रूट के अंदर 5/9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद से इसको क्या करेंगे हम लोग
कि अब ये हो जाएगा क्या चीज़, साइन ए बराबर अंडर रूट में 5 अपान तितली के 9, ये 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से ये टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा या टेन ए बराबर ये होता है साइन ए और बट्टा में ये होता है क्या चीज़, कास ए। साइन ए का मान कास ए का मान हम दोनों लोग पुट कर देंगे। तो साइन ए का मान अभी निकला था अंडर रूट में 5 अपान 3 और सबका लिख करके उसके बाद से यहाँ पर देखने को मिला है क्या चीज़ कि इसी का अभी 2 बट्टा यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसको इसमें गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा क्या चीज़, टेन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 5 गुणे 3 हो जाएगा, अब बट्टा में 2 इंटू 3 हो जाएगा। ये सब कैंसिल हो जाएंगे तो ये अंडर रूट में 5 अपान 2 हो जाएगा। इसका आंसर सॉल्व हो गया। उसके बाद से अगला क्वेश्चन, ये भी आप लोग को 10वीं में त्रिकोणमिति में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1, तो कास स्क्वायर ए प्लस कास 4 ए इजकल टू क्या होगा। तो यहाँ से सबसे पहले मैं बता दूँ कि इसको हम लोग क्या कर देंगे कि एक्सचेंज करके मान निकालेंगे इसका मान। तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये मान यहाँ से हम लोग को पुट करने को मिल गया कि जहाँ पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है कि नहीं तो वहाँ पर साइन ए रख सकते हैं। यहाँ से इसको हम लोग सवाल के अकॉर्डिंग करेंगे। और देखिए फार्मूला क्या होता है कास स्क्वायर साइन स्क्वायर वाला, तो ये होता है क्या चीज़ कि कास स्क्वायर ए बराबर ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है इसका फार्मूला। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पर क्या होता है कि कास स्क्वायर है कि नहीं तो कास स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, उसके बाद से प्लस कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पर देखने को मिला है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं। इसके पूरे जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं। तो अब इसको जब हल करेंगे हम लोग कि नहीं तो ये आ जाएगा क्या चीज़, ये आ जाएगा साइन ए। ठीक है, उसके बाद से प्लस, अब इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं। तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आसानी से इस सवाल को हम लोग कर लेंगे, मान पुट कर लिए, इतना ही मान आ जाएगा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिला है कि क्वेश्चन नंबर 14 में कि 0 2 3 7 9 5 8 से 4 अंकों की कितनी संख्या को वर्ग बनाया जा सकता है जिसके अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस सवाल को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इस सवाल को सॉल्व करके आप लोग क्या करिए, कमेंट में बिल्कुल ही कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जिसका आंसर सही आएगा मैं उसको क्या करूँगा कि जरूर कमेंट का जवाब दे दूंगा। अब चलिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चलिए इसका बता देता हूँ कि आंसर कितना आएगा 720। ठीक है, 720 आंसर आने वाला है। आगे की तरफ हमको देखने को मिला है कि यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन, यदि चालक की लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर हो तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान ज्ञात करिए। ठीक है, यानी कि एल का मान 1, उसके बाद से ए का मान 1। ठीक है, मीटर का स्क्वायर ये मीटर। अब ये पूछ रहा है कि आप लोग बताइए कि रो और आर का संबंध इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले ही फार्मूला हम लोग लिख लेंगे कि आर बराबर क्या होता है, रो एल अपान क्या चीज़ होता है, ए होता है। और एल का मान दिया है 1। ठीक है, और उसके बाद से ए का मान क्या दिया है, 1 दिया है। सारा मान पुट कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा क्या चीज़, आर बराबर रो ए 1 बट्टा क्या चीज़ हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसे भाग करेंगे तो सारा मान वही आ जाएगा। तो आर बराबर क्या होता है, रो आ जाएगा इनसे आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं ये बता दूं कि 10वीं के एनसीईआरटी बुक में आप लोग का एक नेत्र चैप्टर है, वहाँ से ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है कि नहीं, तो रेटिना के आगे ही प्रतिबिंब बन जाता है, जिससे क्या होता है कि नज़दीक की वस्तु तो साफ दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। इसके निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे की तरफ चलेंगे कि नहीं। तो 1 गॉस बराबर कितना होता है कि नहीं, तो 10 के घाते -4 टेस्ला होता है। और परावैंगनिक किरण से सुरक्षा के लिए जो अप्रोन पहना जाता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो लेड ऑक्साइड का बना होता है। ठीक है, किसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा होती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि किसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा होती है कि नहीं, तो यहाँ से मोल से हम लोग पता करते हैं, मोल बराबर भार बट्टा अणु भार की किसमें अणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। H2 के 8 ग्राम में, ठीक, या सल्फर डाइऑक्साइड के 64 ग्राम में, या कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम में होती है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अणु भार क्या दिया है, 8 दिया है। उसके बाद से अणु कितना दिया है, तो 2, तो कट जाएगा, तो कितने हो गए, 4 परमाणु। पहले के लिए क्या हो गया, 4। अब अगले के लिए देख रहे हैं कि नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पर 8 दूनी क्या होता है, 16। ठीक है, तो ये 16 दूनी 32 हो जाएगा। उसके बाद से ये 6 दूनी 12, तो ये ऐसे ही अधिक हो गया कि नहीं। और डिवाइड कर देंगे 44 में, ये सारे जोड़ करके तो क्या होगा, 1 आ रहा है, तो ये कम हो गया, ये अधिकतम अभी इसका ही निकल के आ रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर का क्या होता है,
और ऑक्सीजन का क्या होता है, इसमें क्या करेंगे कि ऑक्सीजन का 8 8 दूनी 16 हो जाएगा, और उसके बाद से इसका सल्फर का मान पुट करेंगे, भाग कर देंगे 64 में, तो इसका भी 1 पॉइंट कुछ करके मान आएगा। इसका कहने का मतलब है कि इसमें अणुओं की संख्या सबसे किस में ज़्यादा है, तो पहले क्वेश्चन में आप लोग का ऑप्शन में हाइड्रोजन वाले में सबसे ज़्यादा अणुओं की संख्या रहने वाली है। ईंधन कैसे बनता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से। दोस्तों ये बता दूं कि ये भी आप लोग का 10वीं के फिजिक्स चैप्टर से ही बना हुआ है, जो कि आप लोग का ये क्वेश्चन ये रहेगा प्रकाश से, ठीक है। और देखिए सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है, तो ये एक प्रकार के क्या होता है कि पेट्रोलियम द्रव गैस के रूप में होता है, जो कि पेट्रोलियम द्रव के रूप में भी काम किया जाता है, जो कि पॉलीमर के रूप में काम किया जाता है, ठीक है। चाहे टेफ्लॉन के रूप में काम जाता है, फ्लॉक्सी के रूप में भी काम किया जाता है। जैसे उसमें ऑप्शन होंगे वैसे मार लीजिएगा। स्क्रू गेज का अल्पमाप कितना होता है, तो 0.01 mm होता है। उसके बाद से 0.04 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 100 ml में मोलरता ज्ञात करने के लिए क्या होगा, तो मोलरता ज्ञात करेंगे कि नहीं, तो इसका सूत्र होता है मोलरता बराबर मोल बटा आयतन लीटर में होता है, और मोल बराबर ये क्या होता है, भार बटा अणुभार। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग जो मोल का मान दिया है कि नहीं, तो यहाँ पर पुट कर लेंगे। पुट करने के बाद से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये हो जाएगा मोल का मान यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये मोलरता बराबर ये हो जाएगा क्या चीज़, भार, ठीक है, भार बटा अणु भार। और उसके बाद से ये क्या हो जाएगा, आयतन लीटर में होता है। तो आयतन इसका 100 ml दिया है, इसको लीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 बटा कितना, 1000। यहाँ सारा मान पुट करके हम लोग अच्छे से कर लेंगे। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार निकाल करके, और ग्राम का जो मान दिया है भार का, वो भार हम यहाँ पर ऊपर की तरफ लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ प्रोसेस कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 0.04 बटा में, ठीक, बटा में सोडियम 11 दूनी 22, और इसका निकाल लेंगे 16 दूनी 32, हाइड्रोजन का 2, तो ये हो जाएगा 2 24, ठीक है, 24 16 ये 30 40 हो जाएगा। यहाँ पर 40 लिख देंगे। 40 लिखने के बाद 100 लिखेंगे। 100 को कन्वर्ट कर देंगे क्या चीज़, लीटर में, 1000। ये ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, तो हम देखने को मिला है कि ये इससे कटेगा, इससे ये कट जाएगा, और ऊपर चला गया है 10, तो ये इससे कट गया, ये 4 से 4 कट जाएगा कि नहीं, तो ये इसका मान आ जाएगा कितना, 0.01, ठीक है, 0.01। अब देखिए जनरल डायोड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो स्पेटलाइजर में किया जाता है। ग्रीन हाउस के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वृद्धि हो जाती है। ग्रीन हाउस के तापमान पर क्या प्रभाव होता है, तो वृद्धि हो जाती है। ये क्या, चलिए ठीक है, आगे की तरफ मोलरता से प्रश्न बन रहा है। अगर किसी उदासीन परमाणु में धनावेशित किया जाए तो आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये घटता है, ठीक है। अगर धनावेशित कर रहे हैं कि नहीं किसी चीज़ को, मतलब कि धनावेशित कब करेंगे, जब किसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन देंगे, तब क्या होगा, धनावेशित हो जाएंगे, तो कम हो जाएंगे, घट जाएंगे, ठीक है, इस तरह से घट जाएंगे। प्रकाश वेदु से प्रश्न बन रहे हैं। इन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्या आवेश वाहक क्या होता है कि नहीं, तो इलेक्ट्रॉन होगा, होल होगा, अल्पसंख्यांक होके। बर्फ को गलाने के लिए परिस्थिति अनुकूलन क्या होता है, तो उच्च ताप और उच्च दाब होना चाहिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाइजेनबर्ग का सूत्र जो होगा कि नहीं, तो MVR बराबर होता है NH/2π, सूत्र इसका बनता है, ठीक है, हाइजेनबर्ग का, ठीक है, जो कि ये काम करता है, इस पे परमाणु पर काम करता है, दाब वाले पे। अब देखिए जब E पर माइनस निम्न कोश से उच्च कोश में जाता है कि नहीं, तो क्या होगा, ऊर्जा अवशोषण होगा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इस चीज़ को भी मिला लीजिएगा, ठीक है। ये ऊष्मागतिकी आप लोग को देखने को मिलेगा कौन से उसमें, तो आप लोग का 11वीं कक्षा 11वीं के आप लोगों का केमिस्ट्री चैप्टर में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पर आयतन में 5% बढ़ाने पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो P अनुक्रमानुपाती 1/P। अगर देखिए इसको बढ़ाएंगे तो ये दाब घटेगा, जब इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, ठीक, ऐसे काम करता है। अब चलिए आगे तरफ, तो लेंस की क्षमता P बराबर -5 डायोप्टर दिया है, तो F का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो यहाँ पर लेंस की फोकस, लेंस का फोकस F बराबर क्या होता है, 1/P होता है। इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तो P बराबर ये हो जाएगा 1/F हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको कर सकते हैं कि P बराबर 1/F, ये होता है क्या चीज़, मीटर में। अगर इसको चेंज करेंगे कि नहीं, तो 100 हो जाएगा सेंटीमीटर में, F हो जाएगा ये, उसके बाद से ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि P का मान दिया हुआ है -5 डायोप्टर, तो ये F बराबर अब सूत्र बनेगा 100/5, 5 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा -20
सेंटीमीटर। या अगर एक में भाग कर देते हैं कि नहीं, इसको एक में भाग कर देंगे तो 1/-5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 0.2 क्या चीज़ हो जाएगा, मीटर। ऐसे करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये लेंथ चैप्टर से बना है, 10वीं के ही साइंस की बुक है। अब देखिए 1 मीटर तार पर एकांक लंबाई पर लगाए गए बल का सूत्र तनाव क्या होगा, तो F/N होता है। ट्रांजिस्टर का क्या होता है, तो देखिए ट्रांजिस्टर क्या होता है तो और इसका कार्य क्या होता है, तो ट्रांजिस्टर एक प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है। लेकिन इसका कार्य क्या होगा कि जब भी किसी चालक से लाइट जा रही है, ठीक है, तो उसके वोल्टेज मान को घटाना बढ़ाना ऐसे उसका काम करते हैं। अधिकतर इसका मुख्य काम यही होता है, स्विच के रूप में इसको काम में लाया जाता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर का। उसके बाद से वृत्त संरचना 2 प्रतिच्छेदित करती है तथा एक कोण दिया है, अन्य कोण पूछा हुआ है। देखिए वृत्त ऐसे करके दिया था, इसमें प्रतिच्छेदित कर रही थी, इसमें एक कोण दे दिया था 110 डिग्री का, अदर कोण पूछ रहा था, ऐसे करके क्वेश्चन बना हुआ था। मीनार की छाया की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई, उसके बाद से लंबाई समान दिया हुआ है, तो उन्नयन कोण पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मीनार एक दिया हुआ है, उसके बाद से ये छाया हो गई, छाया की ये x, ये भी x, दोनों का ये लंबाई और ऊंचाई दोनों क्या हुआ है कि बराबर दे दिया है कि नहीं। तो पूछ रहा है कि उन्नयन कोण कितना होगा, कोण कितना होगा कि नहीं, तो tan थीटा यहाँ पर निकाल लेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ पर मान रख देंगे तो x हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे x से x, तो ये हो जाएगा क्या चीज़, tan थीटा बराबर 1 हो जाएगा। tan थीटा में 1 किसका मान होता है, तो ये 45 डिग्री का होता है, यहाँ से निकाल लेंगे आराम से। ये भी 10वीं के, ठीक है, ऊंचाई दूरी 10वीं के मैथ में आप लोग को ऊंचाई दूरी से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे की तरफ चलते हैं। तो मीनार की ऊंचाई 2 मीटर तथा छाया की लंबाई 2 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ये भी दिया है, मीनार की ऊंचाई 2 मीटर दे दिया है, और यहाँ पर छाया बना हुआ है कि नहीं, तो 2 बना हुआ है। अब ये पूछ रहा है क्या चीज़ कि उन्नयन कोण आप लोग इसको ज्ञात करिए, यहाँ पर थीटा का मान ज्ञात करिए। तो इसका भी सूत्र वही लगेगा, tan थीटा बराबर ये हो जाएगा 2 क्या चीज़ होता है, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा 1/√2। 1/√2 कितना मान होता है tan थीटा में, तो ये चीज़ को कमेंट में जरूर ही बताइएगा कि tan थीटा बराबर 1/√2 है, तो ये किसका मान होता है। अब चलिए, 1 लीटर प्रोपेन में कितनी ऑक्सीजन मिलाए कि पूर्ण दहन हो जाए, इस समीकरण को संतुलित करना है। ठीक है दोस्तों, इस समीकरण को संतुलित करना है कैसे कि हाइड्रोजन 8 है कि नहीं, तो इधर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 ही दिया है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, इधर ऑक्सीजन देख रहे हैं तो 3 दूनी 6 और 6 1 7 दिया हो। तो इस समीकरण को आप लोग संतुलित कर दीजिएगा, इससे आप लोग को पता चल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद से आगे की तरफ चल रहे हैं कि नहीं, तो नेथेनाइट किस प्रकार के, एक्टिनाइट नेथेनाइट F ब्लॉक के तत्व होते हैं, इस चीज़ को आपको जानते ही हैं। अब देखिए, एक अवकरण 110 वोल्ट की DC सप्लाई से जुड़ा हुआ है और उसके द्वारा उत्पन्न की गई ऊष्मा इसका AC सप्लाई में जोड़ने पर उत्पन्न ऊष्मा बराबर है, समान समय के लिए धारा प्रवाहित की जाती है, तो RMS कितना होगा, तो H1 बराबर H2 होता है, जो कि अंडर में 2 का ही मान होता है। यहाँ पर मैंने पहले से लिख डाला है 1.414 होता है। अब नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सेल फोन में कौन सा तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। चलिए, पूरा सॉल्व हो गया आप लोगों का। ठीक है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, अगर आप लोग को लगता है कोई डाउट क्वेश्चन से कि नहीं, तो बिल्कुल ही कमेंट करिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा। और नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर देखने को ये मिला है कि मैथ से क्वेश्चन आप लोग का 16 देखने को मिला है, फिजिक्स से 20, उसके बाद से केमिस्ट्री से आप लोग का 14 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो में जानकारी अच्छी लगी है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर भी करिएगा। थैंक यू दोस्तों।